कंप्लीट कर। आज हम पढ़ेंगे सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है, ये मैटप्लॉटलिब का ही एक्सटेंशन है। और बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जो मैटप्लॉटलिब के ही यूज होते हैं सीबॉर्न की कोडिंग करते समय। तो हम दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हुए चलेंगे, तब हम सीबॉर्न पर काम कर पाएंगे। तो इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस एल टी। इंपोर्ट करेंगे सीबॉर्न एज एस। अब सीबॉर्न से अगर मुझे लाइन चार्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कल मैंने आपको लाइन चार्ट मैटप्लॉटलिब से बनाकर दिखाया था, एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में। सेम डेटा के साथ मैं बनाकर दिखाता हूँ। डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। पांडास भी इंपोर्ट करना होगा। हाँ जी, सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब की तरह पैकेज है। पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। डेटा सेट एनालिसिस। रिग्रेशन के अंदर सैलरी। इसी सैलरी का मुझे बनाना है लाइन चार्ट। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर हम लिखेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट लाइन चार्ट बनाने के लिए। सीबॉर्न के अंदर लिखेंगे सीबॉर्न डॉट लाइन प्लॉट। तो लाइन प्लॉट नाम का फंक्शन लाइन बनाने वाला काम करेगा। एक्स पर आप अपना एक्सपीरियंस रखिए, वाई पर आप अपनी सैलरी लिखिए। अब जो लाइन प्लॉट बनाए उसको शो करने के लिए सीबॉर्न के अंदर शो फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमारा मैट प्लॉट के अंदर ही है। सेम आउटपुट कल भी आया था, ठीक है? कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं, चार्ट में कल जो मैंने मैट प्लॉट से चार्ट बनाया था वो, और आज मैंने सीबॉर्न से यही चार्ट बनाया, सेम डेटा के साथ बनाया है। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? लेबल का देखो, पहला डिफरेंस जो आपने नोटिस किया, जो सही करा आपने, वो ये, इसमें लेबल भी अपने आप आ रहे हैं। जबकि मैटप्लॉटलिब में लेबल तब आते थे जब मैं एक्स लेबल और वाई लेबल लगाता हूँ। अगर आप एक्स पर जो कॉलम रखते हैं, ऑटोमेटिकली उसी को एक्स का लेबल बना देते हैं, और वाई पर जो कॉलम रखा है, ऑटोमेटिकली उसको वाई का लेबल बना देते हैं। अगर आप एग्री नहीं है सीबॉर्न के इस डिसीजन से, तो आप बदल सकते हैं। लेकिन बदलने के लिए सीबॉर्न के पास फंक्शन नहीं है, मैटप्लॉटलिब का ही फंक्शन यूज करेंगे, पी एल टी डॉट एक्स लेबल। अगर आप अपना देना चाहते हैं तो आप अपना दे सकते हैं, एक्सपीरियंस पी एल टी डॉट वाई लेवल आपका। तो आपने लिखा, वो आ गया। तो सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब का एक्सटेंशन है, ये एक स्टेटमेंट है। उसमें एक पॉइंट हमें देखने को मिल गया कि हाँ सर ऐसा है। लेबलिंग पे हम लोग थोड़ा सा काम अगर नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिक लेबलिंग हमारा हो जाती है सीबॉर्न में, ठीक है?
और आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंस नजर आएंगे आप। अब जैसे मुझे बार चार्ट बनाना है, मुझे बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट का पर्पस क्या होता था? किसी भी कॉलम में यूनिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना, किसी भी कॉलम में यूनिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कॉलम रेस्टो वाला डेटा या टाइटेंग वाला डेटा ले आता हूँ, है ना। तो मान लीजिए मैं रेस्टो वाला डेटा लेकर आ गया, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। अब मैं चाहता हूँ डे कॉलम का बार चार्ट बनाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे सीबॉर्न के अंदर फंक्शन का नाम होता है काउंट प्लॉट। मैटप्लॉटलिब में नाम होता था बार, बार चार्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर बार चार्ट बनाने के लिए फंक्शन का नाम है काउंट प्लॉट। अब आपको यहाँ पर अच्छा एक प्रॉब्लम आपने कल फेस करी थी कि जब मैं मैटप्लॉटलिब में बार चार्ट बनाता था तो मुझे खुद से वैल्यू काउंट लगाकर यूनिक वैल्यू निकालनी पड़ती थी और खुद से उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी। मुझे सिर्फ बार चार्ट से पिक्चर बनती थी, सीबॉर्न में कैलकुलेशन भी हो जाती। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये बताइए किस कॉलम का आप बनाना चाहते हैं बार चार्ट। एक्स पर उस कॉलम की अपने आप यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो मुझे डे कॉलम को बनाना है, तो df डॉट हो गया, अपने आप काउंट करेगा, अपने आप फ्रीक्वेंसी निकालेगा, सब काम अपने आप करेगा। मुझे क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, इतना लिखकर रन कर दे, अपने आप सबके अपने आप अलग अलग रहा है। तो कल बार चार्ट जो बनाया था और आज जो बार चार्ट बनाए उसमें समय, कल वाले में समय बहुत लगा था क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था। यहाँ पर सीबॉर्न का काउंट प्लॉट अपने आप खुद करता है, हमसे बस कॉलम का नाम पूछ रहा है, बताओ कौन सा कॉलम है जिसका हमें बार चार्ट बनवाना। अपने आप उस कॉलम का वैल्यू काउंट करके हमें दिखाए। कलर अपने आप बनाकर अलग दे रहा, मैं अपना कलर दे भी सकता हूँ भाई, सी आर्गुमेंट लगाकर इस लिस्ट में अपने कलर दे सकता हूँ, संडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से आपका ये। अब यहाँ पर जो काउंट प्लॉट है, इस काउंट प्लॉट पर हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं फर्दर डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ, पहले तो मैंने डे कॉलम के हिसाब से स्प्लिट कर दिया, मेरा समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि डे में टाइम को भी लेकर आऊं। संडे को टोटल कस्टमर की काउंटिंग है अराउंड 80, है ना। उनमें से लंच करने कितने आते हैं, डिनर करने कितने आते हैं, ये मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे? अगर मैं सीबॉर्न के काउंट प्लॉट में सेकंड कॉलम को भी लेकर आना चाहता हूँ फर्दर स्प्लिटिंग करने के लिए, तो हम कलर के बेस पर ऐसा कर सकते हैं यूजिंग ह्यू आर्गुमेंट। तो ह्यू आर्गुमेंट क्या करेगा? फर्दर हमारे डेटा को स्प्लिट कर देगा डे के अंदर, फर्दर स्प्लिटिंग कर देगा किस कॉलम के साथ? मैंने बताया टाइम कॉलम के साथ कर। कैसे करेगा देखो, उसने क्या करा, जितने भी बार हैं सबको स्टैंडर्ड दो कलर दिए, ब्लू कलर डिनर का और ऑरेंज कलर लंच का। इससे समझ में आता है कि संडे को सब लोग डिनर करने आते हैं, लंच करने कोई आया ही नहीं। सैटरडे को भी सारे लोग डिनर करने आते हैं, लंच करने कोई नहीं आया। थर्सडे को ज्यादातर लोग लंच करने आते हैं, डिनर करने बहुत कम लोग आते हैं। फ्राइडे को लंच करने भी लोग आते हैं और डिनर करने भी लोग आते हैं। तो ह्यू आर्गुमेंट क्या करता है? हमारा हमारा कलर के बेस पर अगर आप बार चार्ट को फर्दर स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सर मैं जेंडर के बेस पे कर सकता हूं, हमने कहा आप ये पता कर सकते हैं
कि संडे को टोटल कस्टमर में मेल कितने आए थे, फीमेल कितने आए थे। तो अगर मुझे ऐसा करना होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्यू में क्या पास करूंगा, जेंडर कॉलम। अब हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था कल, बताओ क्या पर्पस के लिए बनाया था स्कैटर प्लॉट। दो न्यूमेरिक कॉलम के बीच में स्प्रेड को देखने के लिए कि हमारा डेटा दो कॉलम न्यूमेरिक हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना फैला हुआ। ठीक है। तो मैंने कल एग्जांपल में रेस्टोरेंट वाले डेटा का टोटल बिल और टिप के हिसाब से डेटा का स्प्रेड बताया था। ये समझ लीजिए लोग बिल कहाँ से कहाँ तक पे कर रहे हैं और टिप लोग कहाँ से कहाँ तक की देते हैं। इन बातों को समझने के लिए मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया था। आज भी मैं बनाता हूँ स्कैटर प्लॉट, मतलब वो सब जो हमने कल पढ़ा था आज भी हो रहा है, लेकिन आसान तरीके से हो रहा है और ज्यादा अच्छा हमारा लुक हमारे चार्ट का आ रहा है। ठीक है। तो अब स्कैटर प्लॉट कैसे बनाएंगे, डेटा मेरे पास आई तो लिखेंगे सीबॉर्न डॉट स्कैटर प्लॉट, और इसमें एक्स पर आप क्या रखना चाहते हो, डी एफ डॉट टोटल बिल, वाई पर आप रखना चाहते हो डी एफ डॉट टिप, और पी एल टी डॉट सेम जैसे कल आया था आज भी आया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मुझे ये बताओ कि वो पर्सन जिसने बिल की वैल्यू 50 अराउंड दी थी और टिप उसने 10 के अराउंड दी है, वो लंच करने आया था या डिनर करने आया था। मतलब इस स्कैटर प्लॉट को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। तो बताओ क्या करना है मुझे यहाँ पर, यू इक्वल टू डी एफ डॉट, तो कलर अलग अलग। अभी जो मार्कर हैं, जो स्कैटर के मार्कर बनकर आए हैं वो सब ब्लू कलर के हैं। अब ये अलग अलग कलर के हो जाएंगे। जो लंच करने आए हैं उनका मार्कर का कलर एक जैसा हो जाएगा, और जो डिनर करने आए हैं उनका मार्कर का कलर एक जैसा हो जाएगा। तो ह्यू आर्गुमेंट किसी कॉलम के बेस पर फर्दर स्प्लिटिंग करता है, कैसे, कलर का यूज करके कलर अलग अलग कर देता है। ठीक है। देखो, अच्छा इससे एक चीज समझ में आ रही होगी, बताओ क्या समझ में आया। ओवरऑल एक चीज समझ में आई होगी, जो मैंने पूछा वो तो आंसर आ ही गया कि जो वो बंदा डिनर करने आया था जिसने 50 का बिल और टिप 10 की दी है, वो क्या करने आया था, डिनर करने आया था। इसके अलावा एक ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड डेटा में ये दिख रहा है कि जो लोग लंच करने आए हैं उन्होंने ज्यादा बिल और ज्यादा टिप नहीं दी है। क्यों, आपको कैसे पता, लीजेंट देखो ना, इसे कहते हैं लीजेंट। ये जो आता है ना इसे बोलते हैं लीजेंट। लीजेंट का मतलब होता है कलर की आइडेंटिटी, कौन सा कलर क्या है। तो ब्लू कलर क्या है, डिनर, और ऑरेंज कलर क्या है, लंच। जब भी ह्यू आर्गुमेंट आएगा ऑटोमेटिक लीजेंड जनरेट होगा, जिससे कि पता चले कि किस कलर को क्या आइडेंटिटी मिली है। तो अब इस डेटा में एक ट्रेंड समझ में आया कि लोग जो डिनर करने आते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ऑर्डर देते हैं, है ना, क्योंकि डिनर करने जो लोग आए हैं वो हमारा ज्यादा अमाउंट का बिल पे कर गए हैं, 50 तक गए हैं, टिप भी उन्होंने ज्यादा दी है। लंच करने जो भी आया है उसका मैक्सिमम बिल 40 के आसपास ही गया है बस।
अब अगर मैं ये भी पता करना चाहूँ कि जिसने ये बिल पे किया है हाईएस्ट वाला, वो मेल था या फीमेल था, तो इस बार मैं क्या लगा दूं, यू के अंदर जेंडर, मेल था। अच्छा, एक ट्रेन फिर निकल गया। टाइम छोड़ो, लंच डिनर छोड़ो, ज्यादातर लोगों के बिल हाई या टिप हाई तब है जब बिल पे करने वाला पर्सन का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। फीमेल, जब हमारा बिल पे हमारा किया जा रहा है बाई फीमेल, तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, ना टिप की और ना हमारा बिल की। ये सब चीजें मैटप्लॉटलिब से या तो करी जा सकती हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में होंगी या फिर होंगी नहीं। सीबॉन से इसलिए रिकमेंड किया जाता है आप काम करिए। अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको एज, टाइटैनिक का एज वाला डेटा अगर मैं लेकर आऊं, पी डी डॉट रीड CSV, मैं लिखूंगा यहाँ पर SB डॉट हिस्ट प्लॉट। ठीक है। स्पेसिफिक अगर कोई भी रिजल्ट आपको देखना होता है तो विजुलाइजेशन से वो रिजल्ट स्पेसिफिक वाला नहीं दिखता। स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए तो आपको पांडा का कोड बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता करना है कि मुझे वो डिटेल ला के दो, उस कस्टमर की डिटेल पूरी ला कर दो जिसने इतना बिल पे करा हो और ये टिप पे करी हो, वो थोड़ी यहाँ पे देखेगा। तो उसके लिए आपको अपना डेटा फ्रेम स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो आपको करना होगा। विजुलाइजेशन ओवरऑल डेटा का एक आपको व्यू बताता है। क्विक आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो विजुलाइजेशन, पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफिक कुछ ढूंढने के लिए फिर विजुलाइजेशन नहीं है, फिर स्पेसिफिक ढूंढने के लिए आपको अपना जो डेटा फ्रेम पांडा स्लाइसिंग वाला कोड है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हिस्स प्लॉट बनाया किसके लिए, एज कॉलम की। तो यहाँ पर एज कॉलम लिखेंगे, यहाँ कर दिया मैंने एज, PLT डॉट। अब देखो इसमें अपने आप बिन के एज का कलर आ गया, जबकि मैट प्लॉटलेट में एज का कलर मुझे देना होता था, क्योंकि सही तो यही है भाई, देना तो मुझे पड़ रही है क्योंकि तभी दिखेगा अलग अलग, वरना तो सब एक ही दिखता है। तो सी बॉर्न वालों को पता था कि करना पड़ेगा ही, उन्होंने पहले ही कर दिया इसके प्लॉट के साथ। अब बिन कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मुझे लग रहा 20 बिन बनाए हो। अब बिन अगर मुझे 20 नहीं चाहिए तो आप बता दो कितने चाहिए। मैंने कहा भाई बस 10 ही बहुत है। आप अपने इंटरवल बताना चाहते हो, अपने इंटरवल बता दो, जैसे हमने उसमें बताया था कि भाई मैं बिन्स में इंटरवल बताऊंगा, 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 तक ही है, ज्यादा है ही नहीं। और इन्हीं को मैं टिक बना देता हूँ।
तो टिक देने के लिए सीबॉर्न का फंक्शन नहीं है, पीएलटी का ही चलेगा, पीएलटी डॉट एक्स टिक्स। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये पता चल गया 0 से 10 एज ग्रुप के लगभग 50 लोग हैं, 10 से 20 एज ग्रुप के लगभग 100 लोग हैं। अब मुझे ये भी बताओ कि हर एज ग्रुप में कितने मेल और कितने फीमेल हैं, हर एज ग्रुप में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो कैसे पता करें? तो क्या करते हैं, इस प्लॉट के अंदर लास्ट में क्या लगा दें, यू, टी एफ डॉट जेंडर कॉलम नहीं है उसमें, मेल फीमेल। गलत क्यों आ रहा है? थोड़ा सा ये कुछ बग होगा। मेल का तो सही दिखा रहा है, फीमेल का कलर यहाँ दिखा रहा है ऑरेंज और नीचे कुछ और दिखा रहा है। एक बार सब लोग अपने लैपटॉप पर देखो जो चला रहे हैं, सबका ऐसे ही आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 0 से 10 एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनमें से लगभग फीमेल ज्यादा है, मेल बहुत कम है, क्योंकि मेल का मतलब ब्लू कलर आया है। फीमेल का कलर इसने दिखाया है तो कुछ ऑरेंज जैसा, बट यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है। कोई बात नहीं, तो जो नीचे वाला एरिया है वो पहले फीमेल का है, ऊपर वाला एरिया मेल का है। तो अगर मैं 20 से 30 एज ग्रुप पे देखूं तो बराबर बराबर एज, 70 से 80 एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब मेल हैं। अच्छा सर, इसमें सर्वाइवल दिख जाएगा? हमने कहा देखो, किस एज ग्रुप के कितने लोग सरवाइव हुए थे, क्विकली यहाँ पर रिजल्ट बनकर आ गया। कलर का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मतलब कुछ बग बग होगा, कोई इशू होगा, बाकी तो दिख रहा है। कलर को लेकर है, खुद से कलर देने का, देखते हैं कलर का कुछ है। कलर भी तब चलता है जब ह्यू का यूज ना किया गया हो। अगर मैंने ह्यू का यूज कर दिया तो कलर नहीं चलता। चलो लगा कर देख लेते हैं। कलर का इफेक्ट ही नहीं आ रहा। नहीं, अगर ह्यू लगा रखा है तो कलर नहीं चलेगा, वैसे चलेगा। एक आर्गुमेंट और होता है शायद, कि मैप करके आ रहा है। नहीं, नहीं ज्यादा कुछ है नहीं कलर देने का, जो डिफॉल्ट है उसी के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। चलो, तो ये हमारा हिस्टोग्राम वाली कहानी हो जाती है। पाई चार्ट का सी बॉर्न में कॉन्सेप्ट नहीं है। पाई चार्ट आपको मैटप्लॉटलिब से उठाना पड़ेगा। अब सी बॉर्न में कुछ नए चार्ट बना कर दिए गए।
और नए चार्ट को समझिए जो मैटप्लॉटलिब में नहीं पढ़े थे हम। ठीक है, तो सीबॉर्न का पहला नया चार्ट होता है हमारा जिसका नाम है हमारा ज्वाइंट प्लॉट। इसको समझाने के लिए मैं रेस्ट्रो वाला डेटा लेकर आ रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ पर सीबॉर्न डॉट ज्वाइंट प्लॉट। तो ज्वाइंट प्लॉट में आपने दो कॉलम पास करने हैं, दो न्यूमेरिक कॉलम पास करने हैं। अभी क्या करता है, इन दोनों न्यूमेरिक कॉलम को लेकर स्कैटर चार्ट बनाएगा और इन दोनों कॉलम का अलग अलग हिस्टोग्राम बनाएगा। एक तो स्कैटर चार्ट बना टोटल बिल और टिप का, और ये हिस्टोग्राम बना टोटल बिल का, और ये हिस्टोग्राम बना हमारा किसका, टिप। तो ज्वाइंट प्लॉट हमारा कॉम्बिनेशन है किस किस का, स्कैटर प्लस हिस्टोग्राम। तो स्कैटर बनाने के लिए दो न्यूमेरिक कॉलम चाहिए होते हैं, तो उन दोनों न्यूमेरिक कॉलम का यूज करके स्कैटर चार्ट बन जाएगा और फिर उन दोनों कॉलम का अलग अलग हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो अगर आप एक साथ ये काम कभी देखना चाहें तो ज्वाइंट प्लॉट आपका टाइम बचा सकता है, क्विक अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे डेटा में जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उन सबको पेयर बना बनाकर उनके बीच का स्कैटर चार्ट बनाया जाए और हर कॉलम का हिस्टोग्राम बना दिया जाए। मेरे डेटा में 50 कॉलम है, 30 न्यूमेरिक कॉलम है, मैं चाहूंगा 30 हिस्टोग्राम बने और उन 30 कॉलम को पेयर बनाओ, पेयर बना बना के दो के बीच में स्कैटर बनता रहे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सीबॉर्न के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट फंक्शन क्या करता है, आपसे कॉलम नहीं मांगता। पेयर प्लॉट फंक्शन आपसे कॉलम का नाम नहीं मांगता, आपसे पूरा डेटा फ्रेम मांगेगा और कहेगा मुझे अपना काम अब करने दो। क्या काम करेगा ये, इस डेटा फ्रेम में जितने कॉलम्स हैं पहले उनमें से देखेगा न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से हैं। अब जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे उनके पेयर बनाएगा और फिर हर पेयर के बीच में स्कैटर प्लॉट और फिर हर न्यूमेरिक कॉलम का हिस्टोग्राम बनाकर मुझे वापस कर देंगे। कैसे, हमने कहा बस अब आप एंटर करके बैठ जाओ। इस काम को होने में समय लगता है क्योंकि डेटा फ्रेम में अगर कॉलम ज्यादा हुए तो टाइम ज्यादा लगेगा, कॉलम कम हुए तो टाइम कम लगेगा। हमें तो बस शिफ्ट एंटर करना, बैठे रहना, अपना सारा काम है। तो 3 कॉलम थे, 3 हिस्टोग्राम बन गए, डायगोनल पे जो बनेगा वो हिस्टोग्राम बनेगा। बाकी सब क्या है, स्कैटर प्लॉट है हर पेयर के बीच में। जैसे ये किस किस के बीच में है, साइज और बिल के बीच, ये टिप और बिल के बीच में, ये बिल और बिल के बीच। इस तरह से अगर आप इस और इसे देखो तो एक ही बात है। ये बिल और ये वाला कहाँ गया, टिप और बिल के बीच में है। ये वाला इधर बिल है इधर टिप है, मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस है, बस इसमें और इसमें एक्स और वाई का डिफरेंस, खास डिफरेंस नहीं। क्या करता है ये पेयर प्लॉट, हिस्टोग्राम फॉर ईच न्यूमेरिक कॉलम प्लस
scatter for each pair of numeric column। तो ये तो सर बहुत फास्ट हो गया, डेटा बहुत ज्यादा है, सबको के बारे में क्विकली अंडरस्टैंड करना है। एटलीस्ट हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं न्यूमेरिक कॉलम का, किस एज के कितने हैं या किस सैलरी एज में कितना है, इस तरह से समझना चाहते हैं। क्विकली इस मेथड को कॉल कर दो, काम हो गया। एक मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करी थी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आउटलायर, और मैंने एग्जाम्पल जो लिया था वो था कि मेरे पास कोई लिस्ट, चलो मैं वही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसी एक कॉलम के साथ आप लगा सकते हैं, मैं मैनुअली लगा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में मान लीजिए मैंने 100 वैल्यू जनरेट करी है, और जो 100 वैल्यू जनरेट करी है मैं रैंडमली कर लेता हूँ। इम्पोर्ट रैंडम एक्स इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, और ये 100 वैल्यू जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो मान लीजिए 50 से लेकर 100 के बीच में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। नमपाई से करा लो, इससे कराओगे तो एक ही जनरेट होगी, फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा। नमपाई से करो, नमपाई डॉट रैंडम डॉट रैंडम, मैंने 50 वैल्यू जनरेट करी, ठीक है। अभी 50 की 50 वैल्यू इस रेंज में है, 50 to 100 के बीच में है। तो ये आपका लोअर वैल्यू है, ये आपका हायर वैल्यू है, और ये आपका साइज है। तो एक एरे बन गया जिसमें 50 एलिमेंट हैं इस लिमिट में। अब मैं इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करता हूँ। कैसे करोगे? अब पॉइंट तो चलेगा नहीं। मैं अपेंड कर दिया, मान लीजिए मैंने 300, 300 आ गया लास्ट में। मान लीजिए मैंने इसमें अपेंड कर दिया 300, अपेंड कर दिया मैंने 350, अपेंड कर दिया मैंने -100। ये आपके 3 एलिमेंट मैंने अपेंड कर दिए, और ये मेरा अपडेटेड बनकर आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसमें आउटलायर निकालो, तो आउटलायर यही है जो मैंने रखे हैं जानबूझकर, बट बस ये समझना है कि कहीं से डेटा आया हुआ है, वो ऐसा है। तो मुझे समझना है कि कौन से ऐसी वैल्यूज हैं किसी कॉलम में जो आउटलायर हैं, मतलब जो ओवरऑल वैल्यू के पैटर्न से बहुत अलग। तो जो कि मैंने अभी जानबूझ के ऐड करा है क्योंकि मैं इनको निकालना चाहता हूँ। मैं इसको निकाल सकता हूँ यूजिंग IQR टेक्निक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई। अब इसी काम को करने के लिए सीबॉर्न के अंदर एक चार्ट होता है जिसका नाम होता है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट का काम भी यही होता है कि आप किसी कॉलम में अगर आउटलायर्स को देखना चाहते हैं बिना कोई कंप्यूटेशन करे हुए विजुअल के साथ,
तो बॉक्स प्लॉट को वो कॉलम दे दो, वो अपने आप क्या करेगा, उसका हमारा आउटलाइन निकाल के देगा। कैसे देगा आप वो देखो, तो लिखेंगे यहाँ पर सीबॉर्न डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसमें अपना कॉलम, अभी मेरे पास वो एरे है तो मैंने एरे दे दिया, आप कॉलम का नाम दे सकते हैं PLT डॉट वार्निंग हटाने के लिए डेटा का काम। पर कुछ छोटा सा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सही करके लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा की रेंज 50 से लेकर 500 कर दी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 2000, 2500, -500, अभी भी आउटलायर ही है ना। तो ऐसा करके फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा इस तरह से पिक्चर आपका बनकर आ रहा है। तो जितना ज्यादा डेटा स्प्रेड होगा बीच में, ये जो साइज है डेटा का, ये थोड़ा सा हमारा और स्प्रेड हो जाएगा, तो देखने में थोड़ा ये अच्छा लगेगा, बस ये है। सैलरी वाले केस में ज्यादा सही रहेगा। तो आप समझो क्या है, तो यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं, तो ये आउटलायर थे, ये आउटलायर। तो जो ऊपर की तरफ डॉट हैं, इन्हें हाई आउटलायर कहते हैं, और जो नीचे की तरफ डॉट हैं, ये लो आउटलायर। ये तीन ऐसे डेटा पॉइंट हैं आपके डेटा में जो ओवरऑल डेटा के जो ट्रेंड है उससे भी काफी अलग। कौन कौन है, एक ये है जिसकी वैल्यू लगभग 2500 है, एक की वैल्यू लगभग 2000, एक ये है जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस के। तो इस तरह से क्विकली हम अपने कॉलम के अंदर आउटलायर्स को निकाल सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बनाओ, बॉक्स प्लॉट में आपको ये डायमंड शेप नजर आता है, जितने डायमंड बनकर आएंगे उतने आउटलायर। इसको थोड़ा सा अगर मैं हाइट बढ़ा दूं इस डायग्राम की, तो PLT डॉट फिगर, फिगर साइज, तो आसानी से आप इनको फिर अपना देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये तो आउटलायर्स हो गए आपके। ये जो आता है, ये इसे बोलते हैं Q1। ये है Q1 हमारे डेटा का Q1, जो भी है वो अपना देख सकते हैं। ये है मीडियन, दैट इज Q2, और ये होता है Q। ये हमारा अपर बाउंड, ये हमारा लोअर बाउंड। अपर बाउंड वो पॉइंट है
जिसके ऊपर अगर कोई डेटा पॉइंट जाएगा तो उसे आउटलायर माना जाएगा, अपर आउटलायर या हाई आउटलायर। लोअर बाउंड वो बाउंड्री है जिसके आगे अगर कोई पॉइंट आता है तो वही आउटलायर माना जाएगा, बट वो लो वाला आउटलायर माना जाएगा। तो इससे बहुत से लोग 5 पॉइंट 5 पॉइंट चार्ट के नाम से भी जानते हैं, या 5 पॉइंट समरी किस चार्ट से आती है, तो बॉक्स प्लॉट। तो आपसे पूछे बॉक्स प्लॉट क्या करता है, तो सामने वाला कह सकता है आउटलायर निकालता है। कोई कह सकता है नहीं भाई, ये तो 5 पॉइंट एनालिसिस करता है। कौन कौन से 5 पॉइंट एनालाइज कर रहा है? Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल गैप का, Q2 दैट इज मीडियन गैप के डेटा का, Q3 और साथ में अपर बाउंड लोअर बाउंड। ठीक है, तो दो नजरिए से पढ़ता। कोई कहता नहीं ये तो 7 पॉइंट एनालिसिस है। अब वो 7 का मतलब 5 तो ये हो गए, लो बाउंड, अपर बाउंड, Q1 Q2 Q3, और छठा हाई आउटलायर, सातवां लो आउटलायर। तो कैसे भी कोई इसके बारे में कह सकता है। ठीक है, चलो ऐसे ही पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर कि मुझे किसी कॉलम का क्या चाहिए, Q1 Q2 Q3 चाहिए, कौन सा चार्ट है जो यूज करोगे बॉक्स। वो सिर्फ 3 बातें समझना चाह रहा है। बॉक्स प्लॉट से सब कुछ आता है, जिसको जो चाहिए वो अपना देख ले, जिसको जो चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे डेटा में बहुत सारे कॉलम्स हैं तो मैं बॉक्स प्लॉट को एक कॉलम ना देकर पूरा डेटा फ्रेम भी दे सकता हूँ। और जब मैं बॉक्स प्लॉट को अपना पूरा डेटा फ्रेम देता हूँ तो उसमें जितने कॉलम होते हैं, हर कॉलम का क्या बनाएगा वो, हर कॉलम का बॉक्स प्लॉट बनाता है। जितने कॉलम होंगे हर कॉलम का बॉक्स प्लॉट बनकर आपका आ जाए। चलिए, तो एक ही बार में पूरे डेटा फ्रेम के जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है, ध्यान रखना, बॉक्स प्लॉट डेटा फ्रेम के सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम का बनेगा। जो स्ट्रिंग कॉलम है उनका बॉक्स प्लॉट नहीं बनता है। भाई स्ट्रिंग कॉलम में कैसे पता आउटलायर क्या है? सोनू मोनू चिंटू पिंटू बताओ कौन आउटलायर है? तो सेंस ही नहीं है। वहां पर थोड़ी मीडियन निकलता है, स्ट्रिंग कॉलम का Q1 Q2 निकलता है, न्यूमेरिक कॉलम का निकलता है। तो बॉक्स प्लॉट सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम का ही निकलेगा, कैटेगोरिकल कॉलम का नहीं निकलेगा। तो डेटा है आप जो दे रहे हैं वो एक एरे हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम भी हो सकता है। ओरिएंटेशन दे सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, है ना। मतलब ये ऐसे बनकर आएगा या ऐसे बनकर आएगा, हॉरिजॉन्टल बनकर आ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप इन्फर करेगा, इन्फर मतलब अपने आप डिसाइड करेगा डेटा के हिसाब से। एक और होता है जो हमारी वैल्यूज का जो हमारे वैल्यूज हैं उनकी रेंज को क्विकली समझाता है, बेस्ड ऑन कलर। बेस्ड ऑन कलर, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझते हैं। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा फ्रेम है या ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे कॉलम न्यूमेरिक हैं, जिसमें सारे के सारे कॉलम हमारे न्यूमेरिक हैं, तो वहां पर अगर वैल्यूज आपकी अलग अलग रेंज में आ रही हैं तो कलर के बेस पर आप पहचान कर सकते हैं। और ऐसा चार्ट क्या कहलाता है हमारा? हीट मैप। हीट मैप जो चार्ट है इसका काम होता है
कलर के बेस पर वैल्यूज को समझाना कि वैल्यू लो है या वैल्यू हाई है। आउटलायर नहीं निकालेगा, ये सिर्फ बताएगा कि इस जगह पर वैल्यू बड़ी है, इस जगह पर वैल्यू छोटी है। किसके अंदर? किसी डेटा फ्रेम के अंदर या किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं नमपाई का यूज करके, नमपाई डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट। अब आप देखो, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें हर वैल्यू 1 से 10 के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। तो लो वैल्यू मैंने बन रखी है, हाई वैल्यू मैंने 10 रखी है। और जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है वो 3x3 की बनाई है। कितने की बना लो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक मैट्रिक्स बनकर आई है। अब बताओ इसमें, इस मैट्रिक्स में किस जगह पर वैल्यू लो है। मुझे लो वैल्यू देखनी हो तो कहां पर है? ये। अगर मैं आपको कहूं ये 8x8 है या 8x9 है, अब तो ढूंढने बड़ी समस्या रहेगी। ढूंढो कहाँ कहाँ पर लो है। ठीक है, तो मैं छोटे पे ही चलता हूँ। तो अब मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें मुझे पता है मेरी वैल्यू इस रेंज से इस रेंज में हो सकती है, मैं देखना चाहता हूँ लो रेंज की वैल्यू कहाँ कहाँ पर आई है। तो मैं ऐसे आंखों से देखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं कलर के थ्रू देखूंगा तो शायद समझ में जल्दी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सीबॉर्न डॉट हीट मैप, एसबी डॉट हीट मैप। और हीट मैप के अंदर मैं अपनी मैट्रिक्स पास कर दूँ, बाकी का खेल अपने आप आएगा। बाकी खेल में क्या है, अपने आप ये जनरेट करेगा साइड में, इसे बोलते हैं कलर बार। कलर बार पे आपकी जो वैल्यूज हैं रो लो रेंज से हाई रेंज, वो आपकी दिख रही है। तो 4 से लेकर कहाँ तक आई है आपकी? 9 तक आई है। क्यों आई है 4 से लेकर? क्योंकि आपके जनरेटेड डेटा में 4 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता और हीट मैप बनाता तो एक कलर बार पे 1 से लेकर आता, 1 से लेकर कहाँ तक? जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक। अब इस कलर बार से हमें ये पता जा रहा है कि जहां पर वैल्यू लाइट है वो 9 है, और जैसे जैसे वैल्यू डार्क होती जा रही है वैल्यू लो होती जा रही है। तो जो सबसे डार्क कलर है वो 4 के आसपास की वैल्यू होगी। तब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वैल्यू है ये लो हो रही है क्योंकि यहाँ पर डार्क कलर है। और वो कितनी लो रही होगी इस बार से पता चल रहा है, नियर अराउंड 4 रही होगी। यहाँ पर लाइट कलर है तो यहाँ पर जो वैल्यू वो लाइट कलर का मतलब है हाई रेंज में रही होगी, मतलब 8 और 9 के बीच की वैल्यू रही होगी। अब आप जाके एक्चुअल में देखोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर देखो हाई रेंज की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी मैट्रिक्स का साइज थोड़ा ज्यादा होता, मान लीजिए 5x5 का होता, और मैं इस चीज को अब समझना चाहता हूं, तो बड़ी आसानी से मैं अब यहाँ पर क्विकली समझ जाऊंगा कहाँ कहाँ पर वैल्यू रो है। डार्क कलर लो को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू लो आई है, 1 2 3 4 5 6। कितनी लो है? 1 से 3, 1 से 2 के आसपास की होगी। तो हमने जानबूझ के अपना डेटा जनरेट किया है, हम सिचुएशन ये मान रहे हैं कहीं से डेटा आया हुआ है, उसमें समझना है कि वैल्यू लो रो और हमारी हाई कहाँ पर है, किस किस पॉइंट पर है। तो वहां पर ये हम यूज कर सकते हैं हीट मैप का यूज करने के लिए। यानी कि पूरे डेटा फ्रेम में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, पूरे डेटा फ्रेम में मैं समझना चाहता हूँ क्या क्या है। एग्जाम्पल देखो कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है हीट मैप का।
तीन स्टूडेंट हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, एक का नाम है चिंटू। इन तीनों स्टूडेंट ने कोई एग्जाम दिया। उस एग्जाम में तीन पेपर हुए। पहला पेपर हुआ फिजिक्स का, दूसरा पेपर हुआ केमिस्ट्री का, तीसरा पेपर हुआ मैथ। बाकी समझ में आ गया होगा आपको। सोनू के ये जो मार्क्स आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट के मार्क्स मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, इससे ज्यादा नहीं आ सकते इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से 100 के बीच में हो सकती है कुछ भी। मान लीजिए मैंने कर दी यहाँ पर 34, पास तो कर ही दिया। यहाँ कर दी मान लीजिए मैंने 78, यहाँ कर दी मान लीजिए मैंने 98, यहाँ कर दी मैंने 90, यहाँ कर दी मैंने 39, यहाँ कर दी 40, यहाँ 50, 99 और यहाँ पर 40। अब आंखों से देखकर हमें एक बात समझ में आ रही है कि सोनू मैथ में बढ़िया है, मोनू फिजिक्स में बढ़िया है और चिंटू केमिस्ट्री में बढ़िया है। लेकिन अब ये तीन की जगह अगर मैं आपसे कहूँ 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट हैं और मुझे फटाफट से बताओ देखकर कि कौन किस में बढ़िया है या कौन किस में बेकार है, तो अगर मैं नंबरों से ऐसे देखूंगा तो मैं देख के बता तो दूंगा ही, लेकिन समय बहुत लगेगा। अब ये देखो, ये पूरा डेटा फ्रेम हो सकता है, इसको मैं एक डेटा फ्रेम कह सकता हूँ। इस डेटा फ्रेम को उठाकर कहाँ डाल दो, हीट मैप के अंदर डाल दो, क्योंकि इस डेटा फ्रेम में सारी वैल्यू न्यूमेरिक है और सारी की सारी वैल्यू हर कॉलम में जो आ रही है वो एक ही रेंज की हो सकती है। ये भी 0 to 100, ये भी 0 to 100, ये भी 0 to 100। ठीक है, जब मैं इसको उठाकर डालूंगा हीट मैप के अंदर तो मुझे समझ में कलर बार पे लिखकर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 34 डार्क कलर, मैक्स वैल्यू 99 लाइट कलर। तो जहां जहां लाइट कलर होगा वहां पर हमारे मार्क्स कैसे होंगे, बेटर होंगे। सर इसे करके दिखाओगे? उन्होंने कहा चलो। तो मैं खुद से एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। अब इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, खुद से अगर डेटा फ्रेम बनाना हो तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी का यूज करके बनाऊंगा। तो डिक्शनरी में कॉलम का नाम मैंने PHY मान लो ऐसे कर दिया, और ये आपका हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया आपका मान लीजिए LATH। अब सर इनके वैल्यू कहाँ से लाओगे? लिस्ट में 34, 90 और 50। केमिस्ट्री के मार्क्स तीनों स्टूडेंट के 78, 39 और 99। तीनों स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स 98, 46 और 40। डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, मैं लिखूंगा PLT डॉट हीट मैप, PLT नहीं, की बॉर्न डॉट हीट, इसमें डेटा फ्रेम पास कर दिया। PLT डॉट, सर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो देख रहे हैं, ये 0 1 2, क्योंकि आपका इंडेक्स 0 1 2 है ना। एक काम करो, यहाँ पर
अपने इंडेक्स भी दे दो, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू 0 की जगह हम चाहते हैं सोनू, 1 की जगह चाहते हैं मोनू, 2 की जगह चाहते हैं चिंटू। क्या मतलब है इसका? ना देखो, मतलब ये है, जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट 0 1 2 ना कर, अब जो मैं देना चाहता हूँ, तो मान लीजिए कोई कॉलम होता नेम, स्टूडेंट नेम, तो मैं उसको इंडेक्स बना सकता था, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू df डॉट नेम, वो नेम इंडेक्स बन जाता अपने आप। ठीक है, अब इसका मैं हीट मैप निकालूंगा तो ये सर अब समझ में आ रहा है, वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, तो सोनू के मैथ में नंबर अच्छे आए हैं, सोनू के मैथ में नंबर अच्छे आए हैं, चिंटू के केमिस्ट्री में अच्छे आए हैं, चिंटू के केमिस्ट्री में अच्छे आए हैं, और यहाँ थोड़ा सा ठीक है मोनू के फिजिक्स में, मोनू के डायगोनली सर खराब है, सोनू फिजिक्स में बेकार है, 34 नंबर है, मोनू केमिस्ट्री में बेकार है, 39 नंबर, और चिंटू मैथ में बेकार है, 40 नंबर आए हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग हीट मैप का यूज करते हैं क्विकली, हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। बट इसमें ध्यान रखिएगा, जितने भी डेटा फ्रेम में कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिक हो और वो सेम रेंज की वैल्यू कंटेन करें। ऐसा ना हो कि एक कॉलम में सैलरी आ जाए तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि सैलरी की वैल्यू बहुत हाई होंगी, 10,000, 12,000, 18,000, मार्क्स की वैल्यू 0 100 के बीच में, तो वो थोड़ा सा कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10,000 को वो लाइट कलर देगा, अब 100 को वो लाइट कलर डार्क कलर कर देगा, जबकि मार्क्स 100 मतलब मैक्सिमम है। इसीलिए जितने भी कॉलम होने चाहिए, हर कॉलम सेम रेंज की वैल्यू कंटेन कर रही, तब ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर अलग अलग रेंज की वैल्यू कंटेन कर रहा है तो ये सॉल्यूशन फिर नहीं होगा। तो फिर तो आपको बॉक्स प्लॉट बनाना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि वो एक एक कॉलम का बनाया जा सकता है, ये एक एक कॉलम का नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारा हीट मैप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा हो जाता है। अब बात आती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एक फिगर पे मल्टीपल चार्ट बनाना चाहते हैं, जिसको हम यहाँ फिगर कहते हैं, उसका मतलब इमेज। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है इसके पीछे एक इमेज होगी, जब मैं इसको चार्ट को सेव करूंगा तो चार्ट सेव नहीं होता है, जो इमेज है जिसके ऊपर ये बना हुआ है वो इमेज सेव होती है, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिगर कहते हैं। तो अभी हम एक फिगर पे एक चार्ट बना रहे हैं, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक फिगर पर एक से ज्यादा चार्ट मुझे बनाने पड़ रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये मेरे पास एक फिगर है, मान लीजिए इस पर मैं 4 चार्ट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर हिस्टोग्राम, यहाँ पर बार चार्ट, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि एक इमेज में अगर 4 चार्ट बनाऊंगा तो एक डेटा के बारे में एक अच्छी समरी में निकाल कर दिखा सकता हूँ, वरना मुझे 4 अलग अलग इमेज बनाकर सेव करनी पड़ेगी कंप्यूटर। कैसे करेंगे इस काम को, वो समझते हैं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ, कौन से वाले डेटा का, रेस्टो वाले डेटा पर मैं करके दिखाता हूँ, वहां पर ही मिल जाएगा। जो रेस्टो वाला डेटा है उसमें से मैं कुछ करके दिखाता हूँ, और एक मीनिंगफुल साइंस भी आएगा जब मैं करूंगा तो। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पीएलटी डॉट, हम अपना फिगर बनाएंगे, मतलब अपनी इमेज बनाएंगे। अभी तक हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट, पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम, या सीबॉर्न डॉट प्लॉट, सीबॉर्न डॉट हिस्टोग्राम, जो बनाना है बनाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम एक फिगर में मल्टीपल चार्ट बनाना चाहते हैं तो पहले हमें फिगर का कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। तो बताएंगे यहाँ पर पीएलटी का यूज करके, सीबॉर्न से नहीं बताना है, पीएलटी डॉट फिगर। फिगर का नाम अगर ना भी बताएं तो भी चल जाएगा, अपने आप बना लेगा।
लेकिन साइज हम दे देते हैं। साइज ना दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने साइज दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 7x7 का दे दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। अब लिखेंगे PLT डॉट, जो मेन पॉइंट है वो सब प्लॉट। सब प्लॉट का मतलब है कि इससे जो फिगर बना है ना, उसकी विथ और उसकी हाइट 7 इंच विथ 7 इंच हाइट होगी। ये 7x7 का मतलब ये नहीं है 7 रो 7 कॉलम बनेंगे, नहीं। ये विथ और हाइट है, हमारे फिगर की विथ और हाइट है। ये हमारा विथ और हाइट है, रो कॉलम नहीं है। सब प्लॉट के अंदर आपको बताना होता है कि जो आपका फिगर है वो कितने रो और कितने कॉलम में टूटेगा। आपको यहाँ रो और कॉलम बताना है। तो मैंने कहा भाई 2x2, मुझे 4 ही चाहिए, तो लिख दिया 2, 2। उसके बाद अब बताओ कि अभी जो आप बनाओगे वो किस वाले हमारे प्लॉट में बनाओगे। तो ये एक प्लॉट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मैं लूंगा प्लॉट नंबर 1। तो ये होता है आपका प्लॉट नंबर या चार्ट नंबर। तो 2x2 के फिगर में मैं अभी पहले वाला चार्ट बनाने जा रहा हूँ। अब कौन सा बनाओगे सर? कोई सा बना दो। मान लो मैंने वो बना दिया, जेंडर वाला काउंट प्लॉट बना दिया। तो मैंने कर दिया SB डॉट काउंट प्लॉट X = DF डॉट जेंडर। हो गया हमने, बस हो। अब क्या करना है? अब सर दूसरे वाले खाने में आ गए। तो ये पिक्चर दिमाग में रखोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब दूसरे वाले खाने में आ गया तो लिखूंगा PLT डॉट सब प्लॉट। नक्शा बताओ, 2x2 का चल रहा है। अभी कौन सा चार्ट बनाने जा रहे हो? दूसरा वाला चार्ट। दूसरा चार्ट मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नंबर होंगे नहीं। दूसरे में क्या दिखाओगे? हमने कहा इसमें मान लो मैं काउंट प्लॉट ही दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें डे के हिसाब से दिखाऊंगा। डे के हिसाब से DF डॉट डे। और यू के साथ दिखाऊंगा, U = DF डॉट, मान लीजिए मैं लगा दिया टाइम। अब हमने कहा तीसरे वाले में आ गया। हमने कहा तीसरा छोड़ो, खाली छोड़ दो, चौथे में आ जाओ। तो ये वाला खाली हो जाएगा, चौथे वाले में आएगा। काउंट प्लॉट डे का ही बना दिया, लेकिन इस बार मैंने जेंडर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं है सब काउंट प्लॉट ही बनाओगे। आप एक काउंट प्लॉट, एक हिस्टोग्राम, एक स्कैटर चार्ट अलग अलग बना सकते हो, है ना। उसके बाद लास्ट में इकट्ठा शो करोगे PLT डॉट। पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा आपने कहानी बनाने को, सीधा चौथा का। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए दूसरे की जगह 3 कर दूं, तो दूसरा का है पहला, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना बना, सर हमने कहा सब बना दो। पहला बना दो, दूसरा बना दो, दूसरा बना दो मान लीजिए टोटल बिल और टिप का लाइन चार्ट। कैसे लिखेंगे आप बताओ? PLT डॉट सब प्लॉट, क्या लिखें? फिगर का कॉन्फ़िगरेशन हर बार लिखना है, फिगर का कॉन्फ़िगरेशन हर बार लिखना है। ठीक है, 2x2। और उसके बाद चार्ट नंबर। चार्ट नंबर कौन सा है? 2। क्या बनाना चाहते हो? हमने कहा लाइन प्लॉट बनाना चाहते हैं। किस किस के बीच में? हमने कहा एक्स में रख दो टोटल बिल, और वाई में रख दो टिप। तो लास्ट में करेंगे एक साथ। ठीक है सर, स्कैटर प्लॉट बनाना है, स्कैटर बना दो। सर साइज कम है, थोड़ा विड्थ ज्यादा कर दो। ये लो, विड्थ के बाद थोड़ी और बढ़ा दो, थोड़ी हाइट बढ़ा दो। आप अब इस चीज को अपने हिसाब से मैनेज करते रहो।
तो रेस्टों वाले डेटा का पूरा एक एनालिसिस आ गया बनकर, एक ही बार में एक ही पिक्चर में सब आ गया। मान लो इसे मुझे किसी को देना है, तो मैं इस पे टाइटल लगा सकता हूँ, plt डॉट टाइटल। टाइटल किस पे लगेगा, हमने कहा सब पे लगेगा, सबका अपना अपना टाइटल होगा। जैसे ये है आपका बार चार्ट, किस किस के बीच में, जेंडर का बार चार्ट है, तो पहले वाले सब प्लॉट के बाद plt डॉट प्लॉट, और यहाँ लिख दो कि ये क्या है, ये है हमारा बार चार्ट ऑफ जेंडर। तो मैं एक एक दो ही लिख दे रहा हूँ, सबके नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मतलब मैं बता दूं, आप लिख सकते हैं, सबके टाइटल अपने अपने दे सकते हैं। अपने आप देख लेना अब आगे क्या लिखना है। बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, ऐसी हर किसी का अपना अपना टाइटल आप दे सकते हैं। इससे थोड़ा रीडेबिलिटी और बेटर हो जाती है कि कौन सा चार्ट क्या कर रहा है। अब मैं इसको शो ना करके, शो करके सेव भी करना चाहता हूँ, तो शो की जगह क्या लिखूंगा मैं, सेव फिगर। कहाँ सेव करना है, जहां मन करे, डी ड्राइव के अंदर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया अपना, कुछ भी लिख दिया, रिपोर्ट डॉट, तो डी ड्राइव के अंदर एक इमेज बन गई रिपोर्ट डॉट png, वहां पर ये पिक्चर बनकर आ गई। अब आप इसे ओपन करके जहां दिखाना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो जब कभी हम अपने डेटा से विजुलाइजेशन करते हैं, तो किसी एक डेटा का विजुलाइजेशन हम कोशिश करते हैं एक इमेज में पूरा दिखा दें। तो एक इमेज में अलग अलग क्या बना सकते हैं, चार्ट बनाकर इस तरह से दिखा सकते हैं, जितने चाहे उतने आप बना सकते हैं। तो इमेज को यहाँ पर फिगर कहा जाता है। चलो, तो इस तरह से विजुलाइजेशन पाइथन का मैटप्लॉटलिब और पाइथन का जो C1 कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू हम इस तरह से कर पाते हैं। हमने देखा C1 मैटप्लॉट से आसान है और फीचर भी उसमें ज्यादा है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से पढ़ेंगे यही सब विजुअलाइजेशन यूजिंग टूल, जिसमें हमें कोडिंग नहीं करनी होगी। हमें सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना सीखना है कि कहाँ क्लिक करने से क्या होता है, और कैसे हमारे यही सेम चार्ट, यही डेटा मैं यूज करूंगा, यही टाइटैनिक, यही रेस्टोरेंट का डेटा और सुपर स्टोर वाला डेटा जो मैंने पहले पढ़ाया था, यही तीन चार डेटा के साथ मैं आपको टैबलू पढ़ाऊंगा। टैबलू क्या है, टैबलू एक हमारा डेटा एनालिटिक्स का टूल है, जिसमें कोडिंग हमें नहीं करनी होती, बिना कोडिंग करे वो सब हो जाता है जो अभी हमने मैटप्लॉटलिब और सीवॉन से किया था। और कुछ बेसिक चीजें पांडास वाली भी कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर पाओगे जो पांडास में था, लेकिन बेसिक चीजें जो पांडास में है, डेटा को गेट करना, डेटा पे हेड लगाना, डेटा पे टेल लगाना, डेटा को थोड़ा बहुत क्लीन कर लेना, ये सब टैबलू से भी किया जा सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं मैटप्लॉटलिब और सीवॉन का तो पूरा अल्टरनेट है टैबलू। ठीक है, और कुछ चीजें पांडास वाली भी आपको टैबलू के अंदर मिल जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमें पाइथन का कोई कोड नहीं लिखना, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी, कोई फंक्शन का नाम याद रखना, कोई आर्गुमेंट ध्यान नहीं रखने, बिना सब कुछ करे ये हमारा हो जाता है टैबलू। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के फेवर